So in last class we were in the external factors which are affecting the customer's perception, यानी customer के perception को जो externally marketers किस तरीके से affect करते हैं. ठीक है, ठीक है. What is the meaning of customer perception? First tell me. Uttam, roll number 21, batch 1. Tell me what is the meaning of customer perception? मैम कस्टमर परसेप्शन का मतलब हो गया कि कस्टमर हमारे बारे में कैसा इमेज बनाता है अपने मन में. मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे कि डोमिनोज के बारे में अगर कोई कस्टमर अपना परसेप्शन बना रहा है तो बहुत बार अगर हो गया कि फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर गया उसको अच्छा सर्विस नहीं मिला तो उसके मन में बहुत मीन्स नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा. वहीं अगर कोई दूसरा कस्टमर गया उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो उसके मन में परसेप्शन सही बनेगा. तो जिसके मन में सही परसेप्शन बना वो मीन्स लॉयल हो जाएगा कस्टमर, उस मीन्स की डोमिनोज का और लोगों को भी सजेशन देगा कि वहां जाओ. लेकिन जो जिसका नेगेटिव परसेप्शन बना है वो फिर लोगों को डिमोटिवेट करेगा कि नहीं जाने के लिए वहां पे. यही हो गया परसेप्शन. Okay, anyone else who want to add on something in customer perception? कोई और बोलना चाहता है इसके बारे में, कस्टमर परसेप्शन के बारे में? सी कस्टमर परसेप्शन ठीक है इमेज बनाता है, बट कस्टमर परसेप्शन जो होता है वो एक लर्निंग के थ्रू बनता है. ठीक है, मतलब आप लर्न करते हो लॉन्ग टाइम तक, जब कोई चीज को आप एक्सपीरियंस करते रहते हो फिर आप एक परसेप्शन डेवलप करते हो. यानी कि आप सोचते हो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इन दैट वे. ठीक है, अब ये जो थिंकिंग है आपकी, ये बेसिकली आपके फ्यूचर में जब आप कुछ परचेज करते हो या कुछ शॉपिंग करते हो तो इन दैट केस कई बार वो आपको इफेक्ट करता है. यानी कि आपके परचेजिंग डिसीजन को भी आपका परसेप्शन इफेक्ट करता है. ठीक है, इसलिए परसेप्शन कंज्यूमर का टाइम टू टाइम कई बार चेंज भी होता है. ऐसा नहीं कि वो फिक्स रहता है, वो कई बार बदल जाता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द सिनेरियो ऑफ द बोल सकते हैं इन्वायरमेंट. लाइक लेटेस्ट कुछ चीजें आई, ट्रेंड आया, टेक्नोलॉजी आई, कुछ भी चेंजेस अगर होता है तो परसेप्शन कई बार कस्टमर का चेंज भी होने लगता है. ठीक है, तो एक तरीके से जो कंपनी है वो किस तरीके से कस्टमर के परसेप्शन को इफेक्ट करती है, यानी किस तरीके से कस्टमर के परसेप्शन को वो इफेक्ट करती है, तो उसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ रहे थे. एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी मार्केटर के तरफ से वो कौन से स्टेप्स लेती है कस्टमर के परसेप्शन को चेंज करने के लिए, उनको इफेक्ट करने के लिए. तो सबसे पहला था साइज. साइज के बारे में मैंने क्या बताया था तोशी? एग्जाम्पल दी थी वही आप न्यूज़पेपर वाला कि न्यूज़पेपर में जो सबसे आगे में सबसे बड़ा सा आता है तो हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है. एडवर्टाइजमेंट. हाँ, तो वही एड जो ज्यादा मतलब बड़ा दिखेगा या फ्रंट पेज पे दिखेगा उस पर लोग ज्यादा फोकस करेंगे. एग्जैक्टली. परसेप्शन कैसे बनता है? लर्निंग से. लर्निंग कैसे होगा? जब आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम का है, कितने रिलेवेंट का है, आप उतना ही उसको स्टोर करते हो मेमोरी में. ठीक है, तो परसेप्शन बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता है. तो इसको इफेक्ट करने के लिए कई बार एडवर्टीजमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज यूज किया जाता है. जैसे पहला साइज, यानी एडवर्टीजमेंट जो हम करेंगे वो बहुत बड़े पेज में, फ्रंट पेज में एडवर्टीजमेंट करेंगे. ठीक है. सेकेंड, पोजीशन. शुभांगी. यस मैम. मैम आपने बताया था कि मैम हम लोग कैसे एडवर्टीजमेंट में पोजीशन मेंटेन करेंगे. जैसे मैम आपने न्यूज़पेपर के बारे में बताया था, अगर हम लोग फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट बिग साइज में करते हैं तो कस्टमर की उस पर सबसे ज्यादा फोकस होगी. और अगर हम लोग कोई मिडिल पेज में डालते हैं और छोटे से एडवर्टीजमेंट डालेंगे तो कस्टमर का ध्यान उस टाइम नहीं पड़ेगा. हाँ, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन मेंटेन रखना चाहिए. एग्जैक्टली. और कौन सी लोकेशन पे आप बेसिकली एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, और कौन सा पेज मैगजीन का, जर्नल्स का और न्यूज़पेपर का ज्यादातर कंज्यूमर कस्टमर्स देखते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है. बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप एडवर्टीजमेंट कीजिएगा जहां ऑलरेडी मल्टीपल एडवर्टीजमेंट है, तो उस केस में कई बार लोग इग्नोर कर जाएंगे आपके एडवर्टीजमेंट को, आपके ब्रांड के बारे में. क्लियर है? नेक्स्ट इज मूवमेंट. साक्षी, मूवमेंट. यस मैम. मैम आप मूवमेंट में बोली थी कि कंज्यूमर जो है वो वैसे चीजों को ज्यादा देखते हैं जो डायनेमिक होता है रेदर देन स्टैटिक. और इसमें मैम ये भी बताई थी कि ह्यूमन आई का एक टेंडेंसी होता है कि वो राइट टू लेफ्ट देखते हैं. तो हम लोग को अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ऐसे करने होंगे जैसे कि राइट में शायद अट्रैक्टिव वाला रखना होगा, देन लेफ्ट में. तो एग्जैक्टली इसीलिए बहुत सारी कंपनीज आजकल कंपैरिजन टू बिलबोर्ड्स वगैरह वो कुछ डिजिटल बिलबोर्ड्स का ज्यादा यूज कर रही हैं.
फिर आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनीज है जहां पर आप एंटर करते हो या फिर रेस्टोरेंट में भी आप एंटर करोगे तो अब आपको बड़े बड़े एलईडी टेलीविजन वगैरह दिखेंगे। तो रीजन बिहाइंड इट इज दैट डायनेमिक एक जो बोल सकते हैं एक एनवायरमेंट या डायनेमिक जो एडवर्टीजमेंट मतलब बोल सकते हैं ना वीडियोस वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर को। नेक्स्ट, यस मैम, मूवमेंट तक ही कराया था मैंने। यस मैम। Next point is repetition. Repetition. Next point is repetition. Next point is repetition. अच्छा, repetition बताने से पहले repetition. तो repetition बेसिकली क्या होता है कि जो कोई भी कंपनी जो है वो चाहती है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में लोगों के दिमाग में रिटेंशन हो, यानी कि वो रिटेन करे, मतलब लोग जो भी ब्रांड के बारे में आपको बताया जा रहा है वो रिटेन रहे लोगों के दिमाग में। जब वो रिटेंशन होगा तो डेफिनेटली यू विल परसीव समथिंग फ्रॉम द ब्रांड एंड डेफिनेटली व्हेन यू विल गो टू परचेज आपके दिमाग में उस ब्रांड के बारे में आएगा। सो रिपीटेशन का मतलब है कि सिर्फ मैसेज एक बार ऑडियंस तक पहुंचा देना इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ब्रांड। कोई भी ब्रांड चाहती है कि उसके बारे में, उसके ब्रांड के बारे में सब कस्टमर्स को नॉलेज हो, मास ऑडियंस तक उनका मैसेज पहुंचे और बार बार पहुंचे। ठीक है, तो ये एक मेमोरी रिटेंशन का तरीका होता है। जैसे आप लोगों को बोला जाता है ना कि बार बार रिवीजन कीजिए, व्हाई? बिकॉज जो भी आपने पढ़ा है वो बार बार रिवाइज करने से बार बार दिमाग में आपके आएगा और लॉन्ग टर्म तक वो आपके दिमाग में रह जाएगा। तो रिटेंशन हाई करने के लिए रिपीटेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये आपका एक तरीका हो सकता है रिटेंशन। ठीक है, तो रिपीटेशन तो लिख सकते हैं कि रिपीटेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ मैसेज not only ensure repetition of the message not only ensure more audience but also helps in memory retention। ठीक है, आपके दिमाग में वो मैसेज हमेशा रहे, इसके लिए बेसिकली क्या होता है आपका ये रिपीटेशन। ठीक है, तो ये मार्केटर्स ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है। Second, next is contrast, like contrast, color, ये सब एक साथ लिख लो, contrast and colors, write it in the same point, अलग अलग है लेकिन एक साथ लिख लो। contrast and colors का मतलब क्या है कि आप जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप हमेशा contrast colors को ऑप्ट करो। यानी इफ यू आर मतलब कोई डार्क बैकग्राउंड में लाइट कलर्स का यूज करो, ब्लैक है पीछे तो व्हाइट कलर्स का यूज करो, यानी कॉन्ट्रास्ट में हमेशा एडवर्टीजमेंट करो तो वो बहुत ज्यादा आई कैचिंग होगा। ठीक है, और सेकंड इज, एक तो आपका हो गया कॉन्ट्रास्ट, दूसरा होता है कलर्स, यानी आप कैसे कलर्स को यूज करते हैं, यानी वाइब्रेंट कलर्स यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना कि आई कैचिंग कलर्स होते हैं, जब वो वाइब्रेंट्स होते हैं, बहुत चमकीले कलर्स, ब्राइट कलर्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जैसी कंपनी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए और जैसा ओकेजन है उस हिसाब से, जैसे होली का जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उसमें कलर्स बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर अगर कोई मैरिज सेरेमनी से रिलेटेड है तो उसमें बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स और कॉन्ट्रास्ट वगैरह दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से आपको कॉन्ट्रास्ट और कलर को कैसे चूज करना है एडवर्टीजमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट में लिखो there should be proper color and pattern, there should be proper color and pattern in advertisement लिख लो बस, there should be proper colors and pattern in advertisement। ठीक है, एंड आगे लिखिए कि कलर पिक्चर्स are more noticed for their depth, depth as comparison to black। अगर कोई ब्लैक कलर वगैरह या फिर नॉर्मल कोई फेडेड कलर्स और डल कलर्स यूज कर रहा है तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स, ठीक है, वो जितना वाइब्रेंट होगा। यानी ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिकेशन से बेटर है कि कलरफुल कम्युनिकेशन किया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली कलर पिक्चर्स आर मोर नोटिस्ड for their depth, depth, for their depth and variety than black and white communication,
ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि जो कलरफुल बेसिकली जो कोई भी एडवर्टीजमेंट होगा, कलर्स आप प्रॉपर यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू जिस चीज का आप एडवर्टीजमेंट करो, जिस चीज का प्रोडक्ट का आप एडवर्टीजमेंट करो, सर्विस का एडवर्टीजमेंट करो, उस हिसाब से कलर कॉन्ट्रास्ट को आपको चूज करना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट इज फॉर्मेट, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट्स, अरेंजमेंट्स, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब रिटेल स्टोर की भी बात करें, मैंने उस दिन क्लास में डायरेक्शन के बारे में बताया था कि आईज हमारा कैसे मूव होता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ फॉर्मेट की बात की जा रही है कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट को अरेंज करना चाहिए जो वो आई कैचिंग हो लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जहाँ आपका पीओएस होता है, लाइक पॉइंट ऑफ बोल सकते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल जिसको कहते हैं, जहां पर आप बेसिकली पेमेंट करते हो, ठीक है। पेमेंट जब आप करते हो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर प्रोडक्ट को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। जैसे बच्चों वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर देखिएगा काउंटर पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो पेमेंट करने आएंगे और उनके साथ बच्चे होंगे तो दे विल डेफिनेटली से दैट आई वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वहां पर टॉयज होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो हाउ यू आर अरेंजिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ रख रहे हैं और कैसे उसको शो कर रहे हो, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कस्टमर के परसेप्शन को बिल्ड करने के लिए अबाउट योर ब्रांड, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो कि लिखना है, नहीं तो ऐसे समझ आ गया होगा आई गेस। लिखना चाहते हो या फिर अगर आप अपने कॉलेज का भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके एक फॉर्मेट गिवन होता है। जैसे फर्स्ट आप नाम लिखिए, सेकंड पेज में आप एक्नॉलेजमेंट, थर्ड पेज में आप टॉप क्या बोलते हैं इंडेक्स, फिर लाइक दिस होता है ना एक फॉर्मेट गिवन। उसी तरीके से जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को शो करें, सर्विसेज को शो करें, उसका एक प्रॉपर वे में एडवर्टीजमेंट होना चाहिए और प्लानिंग और फॉर्मेटिंग जो होना चाहिए कि आपको किस तरीके से उनको शो करना है। रिटेल शॉप में कैसे विजुअल डिस्प्ले होता है तो फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक प्रॉपर सेंटर और बोल सकते हैं ना कि काउंटर्स डेवलप किया जाता है। तो इसी तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट या फिर बोल सकते हैं कि कंज्यूमर के परसेप्शन को इफेक्ट करना है, ठीक है। कुछ लर्न्ड अटेंशन, ये लाइन जरूर लिख लेना, learned attention including stimuli, learned attention inducing stimuli, learned attention inducing stimuli, learned attention inducing stimuli. See, sometimes something is in our mind always, like अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स हो और अब अगर आप कॉलेज में लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाओगे, मतलब ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सॉफ्टली, मतलब स्पीकिंग सॉफ्टली, और हो सकता है आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, ठीक है। या फिर आप कभी चर्च में जाते हो, ठीक है, तो ये सब जगह पे आप ऑटोमेटिकली जाते के साथ ही आप वहां पर शांत हो जाते हो, यानी कि आप ऑलरेडी उस चीज के बारे में जानते हो कि वहां का एटमोस्फेयर कैसा है, वहां आपका डिमांड कैसा है, कि आपको कैसे वहां रहना है, ठीक है। तो लर्न्ड अटेंशन इंड्यूसिंग स्टिमुली यही होता है कि कस्टमर जो है, इसमें लिखिए कुछ लाइंस लिख लीजिए, इसको लिखना जरूरी है। कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड, कस्टमर गेट्स अट्रैक्टेड, कस्टमर गेट्स अट्रैक्टेड टू सर्टेन स्टिमुली। मतलब है हाँ, इसमें पॉइंट्स लिख, फॉर्मेट था, फॉर्मेट में मैंने बताया था कि जैसे आप बेसिकली कोई भी फॉर्मेट रेडी कीजिए, किस तरीके से प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को शो करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मेट होगा। एडवर्टीजमेंट में भी आप क्या फॉर्मेट को बेसिकली लेके चल रहे हो, तो ये सारी चीजें फॉर्मेट में आएगी। क्लियर है? जैसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ, अट्रैक्टिव डिस्प्ले हुआ, तो ये सारी चीजें फॉर्मेट में होंगी। लर्न्ड अटेंशन इंड्यूसिंग स्टिमुली में लिखिए, consumers get attracted to certain stimuli as they have been taught TAUGHT, as they have been taught and conditioned to react. Consumers get attracted to certain stimuli as they have been taught and conditioned to react. ठीक है। तो यहाँ लर्न्ड अटेंशन इंड्यूसिंग स्टिमुली का मतलब यही है कि जो चीज के लिए आपने पहले से ही लर्न कर रखा हो चीजों को। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइब्रेरी में आप जैसे जाते हो आप चुप हो जाते हो, बिकॉज यू नो
कि लाइब्रेरी में हमें साइलेंट रहना है, चर्च जा रहे हैं तो शांत है, बिकॉज यू नो कि वहां लोग प्रेयर्स करते हैं इसीलिए वहां शांति रखना है, लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हैं इसीलिए साइलेंट रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन सेंस कह सकते हैं, या फिर उसको उसी तरीके से डेवलप ही किया जाता है कि जहां पर आपको पता है कि भाई आपको रिएक्ट कैसे करना है। पहले के टाइम पे जो किराना के स्टोर्स होते थे ना, उसको लिंक कर दिया जाता था बेल के साथ, कि बेल को ऐसे कि जैसे ही बेल रिंग करोगे वैसे ही किराना स्टोर को पता लगेगा कि वो कस्टमर बाहर है। तो कई बार जो चीज आपने लर्न कर रखा है, यानी जो चीज आपको पहले से पता है, ठीक है, उसको भी इफेक्ट करने के लिए, उसकी कस्टमर परसेप्शन को डेवलप करने के लिए कई बार जो एक्सटर्नल मार्केटिंग सिनेरियो को यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि इंड्यूस्ड बेसिकली आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है, आपका अटेंशन ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर है, ठीक है। मेडिसिन के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जब भी आप मेडिसिन परचेज करते हैं तो हम लोग चाहे उसमें बाकी आप कोई और प्रोडक्ट खरीदिए, ठीक है, लेकिन when you will buy medicine definitely you are going to check the manufacturing and expiry date. Is it true or not? Yes ma'am. Obviously, क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में पहले से है कि अगर इस मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट हो गया तो बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है हमारे हेल्थ को, तो हम बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं ड्यूरिंग द परचेज, राइट। तो यानी कि ये जो सिस्टम है जहां पर आपने पहले से ही चीजों को लर्न कर रखा है, ठीक है, उसमें भी आपने क्या परसेप्शन डेवलप कर रखा है, उसके लिए भी कुछ एक्सटर्नल कंपनीज जो है वो कुछ एक्सटर्नली एडवर्टीजमेंट वगैरह करना, ठीक है, वो करती हैं, लेकिन मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। खैर, दैट इज द इसेंशियल कमोडिटी होता है या फिर जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता है देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज attractive spokesperson. Attractive spokesperson. Attractive spokesperson. Attractive spokesperson का मतलब क्या है? Attractive spokesperson का मतलब है कि जब कोई जो बेसिकली प्रोडक्ट का जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट हो रहा है, जब कोई बोल सकते हैं ना कि इफेक्टिव पर्सन उसका एडवर्टाइज कर रहा है, जैसे कोई सेलिब्रिटी जब उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जैसे लक्स का ऐश्वर्या राय एडवर्टीजमेंट कर रही होती है तो क्या आता है दिमाग में कि यार दिस इज अ ब्यूटी सोप, एंड ठीक है, हम ऐश्वर्या राय जितना तो नहीं बन सकते हम लोग, लेकिन विल ट्राई कि हाँ इसके जितने काइंड ऑफ ब्यूटीफुल बन सकते हैं, ट्रू और नॉट, है ना। तो लाइक सेलिब्रिटी, व्हेन सेलिब्रिटी इज सेइंग समथिंग, वी आर ऑब्वियसली मतलब हमारा जो ट्रस्ट लेवल होता है बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है और तुरंत से हमारा परसेप्शन डेवलप हो जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। इफ नवरत्न का एडवर्टीजमेंट अगर अमिताभ बच्चन जी करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले कॉमन सेंस मतलब दिमाग में आता है कि if he is advertising, if he is saying these words about this product and about this brand, then definitely that is going to work, ठीक है। यानी कि जो पर्सन है, जो स्पोक्स पर्सन है, वो कौन है, उसका रिकॉग्निशन क्या है पूरी सोसाइटी में, और वो क्या बता रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो सेलिब्रिटीज को यूज करती हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, ट्रू है ना। लाइक करीना कपूर, दीपिका, ऐश्वर्या राय, सारी लोग, लक्स का तो एडवर्टीजमेंट मुझे लगता है सारे लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर शाहरुख खान हो गया, सर्विसेज में देखिए बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है, पता नहीं अभी शायद है या नहीं, बट अर्लियर ही वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायजूस, राइट। तो लाइक दिस इज द वे ऑफ एड। इफ आपको पता है कि कंज्यूमर जब तक कोई चीज को यूज नहीं करेगा सर्विस मार्केट में, तब तक वो उसके लिए परसेप्शन डेवलप नहीं कर सकता। सर्विस जो है वो प्रोडक्ट से सेल करना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली, इसीलिए क्योंकि प्रोडक्ट कुछ हमें दिखता है, टैंजिबल दिखता है, उसकी क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हम उसकी क्वालिटी को एनालाइज करते हैं, बट सर्विस में हमें समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे एनालाइज करें। इसीलिए जब भी सर्विस मार्केट में कोई भी इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी या कोई नोन पर्सन, रिकॉग्नाइज्ड पर्सन जिसको हम इंस्पिरेशन भी मानते हैं, तो ऐसे केस में आपका परसेप्शन हमेशा पॉजिटिवली डेवलप होता है किसके बारे में, ब्रांड के बारे में, ठीक है। तो अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन में लिखना चाहते हो, यू ऑल वांट टू राइट, और इंटरनल फैक्टर्स, द रीजन बिहाइंड इज द लैक ऑफ अटेंशन। तो फर्स्ट इज व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विस, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता तो डेफिनेटली आपका परसेप्शन एक रॉन्ग वे में और निगेटिव साइड ही जाएगा। और व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट योर अटेंशन, ठीक है, अटेंशन एंड कंसर्न,
यानी आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए आप कितने अटेंटिव हो, ठीक है, आप कितना आपका एक्सपोजर क्या, आप कितना एक्सप्लोर करते हो, कितना अटेंशन दिखाते हो, ठीक है। और ये चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपकी नीड पे, यानी आपको जितना ज्यादा नीड होगा प्रोडक्ट का, आप उतना ज्यादा अटेंटिव होगे खरीदने के टाइम पे। और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो मैटर्स। तो लाइक सेलेक्टिव अटेंशन या अटेंशन और कंसर्न, योर एक्सपेक्टेशन, योर मूड, ठीक है, आपका जो बिहेवियर, मूड जो है आपका, ठीक है, आपका इन्वॉल्वमेंट, आप कितना परचेज करते टाइम आप कितना प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्वॉल्व हो रहे हो, और लास्टली एक्सपीरियंस। इसलिए इंटरनल जो परसेप्शन डेवलप करने का जो तरीका है वो बहुत इजी है, यानी कि जो आप इंटरनली आपका क्या बिहेवियर है, आपका टेंशन क्या है, आपका मूड कैसा रहता है, ठीक है, आपका मूड क्या है जब आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, ठीक है, ये सब रीजंस। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंस, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम। So these are the internal factors which are going to affect the perception of customers. तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर समझ आ गए। इंटरनल फैक्टर वो होता है जो आप अपने आप डेवलप करते हो, अपने अंदर आप क्या सोचते हो प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है कि बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में क्या दिखाया जा रहा है, आप उसको कैसा ले रहे हो, क्या समझ रहे हो। तो बेसिकली एक इंटरनल इज समथिंग जो आप अपने अंदर खुद डेवलप करते हो, और एक्सटर्नल इज समथिंग जहां पर आपकी स्टिमुली को इफेक्ट करने के लिए मार्केटर्स स्ट्रैटेजी यूज करता है। तो दीज आर द कस्टमर्स परसेप्शन, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कस्टमर परसेप्शन, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में पॉइंट नहीं है? नहीं, इसमें ऐसे लिख लो, एक्सपेक्टेशंस, मूड, एक्सपीरियंस, इन्वॉल्वमेंट के बारे में, प्रोडक्ट को कितना इन्वॉल्वमेंट तो मैंने बताई है, हाई इन्वॉल्वमेंट एंड लो इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, देखिए इसमें 3 पॉइंट होगा, यानी कस्टमर जो है वो सर्विस को यूज करने से पहले वो कितना स्पेसिफिक होता है, यानी क्या सोचता है बेसिकली। तो फर्स्ट लिखिए, the customer is aware of the service product and category, and service brand. The customer is aware of the service product category and service brand. The customer is aware of the service product category and service brand. कभी भी कंज्यूमर, इसको समझाने से पहले मैं एक टर्म बताती हूँ, कभी भी कोई भी कंज्यूमर जो है वो कभी भी कोई भी सर्विस को एकदम से एक्सपेरिमेंट वे में यूज नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, परचेज नहीं कर सकता। और सर्विस जो होता है ना वो कभी अट्रैक्टिव नहीं होता है कि जैसे हमने प्रोडक्ट देखा और ये कुर्ता अच्छा लग रहा है जाके खरीद लिया। नो, सर्विस इज नेवर बी लाइक दिस। यू नेवर अट्रैक्ट और यू विल नेवर डू इम्पल्स परचेजिंग इन सर्विसेज। सर्विस जो होता है वो हमेशा प्री प्लान्ड आप करके सर्विस लीजिएगा, अनटिल एंड अनलेस कभी कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी कोरोना का कंडीशन है, तो द पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट विच हॉस्पिटल इज सूटेबल, बट दे आर थिंकिंग अबाउट द कन्वीनियंस एंड विच इज नियर बाय, राइट। तो लाइक ये हो सकता है कि जो कभी भी सर्विस जो लेते हैं हम, वो कभी भी कैसा होता है कि हम कभी भी इम्पल्स परचेज या तुरंत से डिसीजन नहीं लेते सर्विस को खरीदने से पहले। हम प्री प्लान करते हैं, टाइम लेते हैं, एफर्ट लगाते हैं, फिर सर्विस लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक लाइन लिख लेना कि नेवर इम्पल्स परचेज इज डन इन द सर्विस प्रोडक्ट। वी नेवर परचेज सर्विसेज या वी नेवर टेक सर्विसेज इन द इम्पल्स मैनर, यानी कि तुरंत से, ठीक है, हास्ट या जल्दबाजी में या अट्रैक्ट होकर हम कभी भी सर्विस नहीं लेते हैं, सर्विस प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, ठीक है। चाहे आप इंश्योरेंस का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप बैंक अकाउंट ओपन कराने का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे आप रेस्टोरेंट जाने का एग्जाम्पल लीजिए। खैर रेस्टोरेंट इज द मिक्स्ड अप्रोच, यहाँ प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों होता है, तो कई बार इन द केस ऑफ हंगर यू विल मूव टुवर्ड द रेस्टोरेंट। बट अगर हमें कोई प्योर सर्विस लेना है तो बिना कोई डिसीजन, बिना कोई प्री प्लानिंग के हम सर्विस नहीं लेते। क्लियर हो गया? ये टर्म मुझे बताना था लास्ट ही क्लास में, मैं भूल गई थी, अभी मैंने बता दिया इसको, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हाँ बोलो बेटा।
हाई मार्केट जा रहे हो, आपको कोई प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगा, आपने परचेज कर लिया, अब आपको क्या इंश्योरेंस की पॉलिसी अट्रैक्टिव लग सकती है? नहीं लग सकता ना। कॉलेज का बिल्डिंग अट्रैक्टिव में भी लग जाए, लेकिन आप उस बेसिस पे कभी भी, क्योंकि उसका जो मेन कोर चीज है यानी एजुकेशन है, उसको बिना एनालाइज के आप नहीं एडमिशन लोगे। द सेम थिंग इज विद, बट दैट थिंग इज नॉट विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप अट्रैक्ट होके खरीद लेते हो। तो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में इंपल्स कस्टमर्स आएंगे, बट दे आर नॉट सुटेबल इन द सर्विस सेक्टर। क्लियर है? ओके उनको नॉलेज होगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ हर्षित, next point. The customer has definite decision making. The customer has definite decision making. Definite, DEFINITE, definite. The customer has definite decision making criteria about the purchase of service offer. The customer has definite decision making criteria. The customer has definite decision making criteria about the purchase of service offer. About the purchase of service offer. About the purchase of service offer. यानी अगर कोई भी कस्टमर कोई सर्विस को खरीदने जाएगा तो उससे पहले उसको कितने रुपए तक का, कितने रेंज तक का क्या सर्विस उसको लेना है, उसके बारे में वो ऑलरेडी डिफाइन करके होगा। यानी उसको ये चीज पता होगा, वो श्योर होगा कि उसको कैसी सर्विस और कितने रेंज तक की लेनी है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई मिस्टर XYZ कोई भी है, ठीक है, उनको ऑफिस की तरफ से टूर जाना है। अब टूर में उनको एक लिमिट दे दिया गया है कि लाइक आप 2000 रुपए के होटल में आप रुक सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो पर्सन है या कस्टमर है वो डेफिनेट होगा कि भाई मेरा रेंज यही है कि मैं 2000 रुपए तक